बालकनी से कमरे में आकर मैं धम से बिस्तर पर बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बालकनी में खड़ी हो अपने गीले बाल सुखाने में मैंने कौन सा अपराध कर दिया जिससे दाता हुक्म यानी मेरे ससुर जी इतना गुस्सा हो उठे। मुझे अपना बचपन याद आने लगा। जब हॉस्टल से मैं घर आती थी तो हिरन की तरह खेतों में कुलाचे भरती रहती थी। सहेलियों का झुंड हमेशा मुझे घेरे रहता था। गांव की लड़की शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है तो शहर में कई बातें होंगी और यही सहेलियों के कौतूहल का कारण था। मेरे अपने भैया भाभी भी कितने प्यारे हैं और कितना प्यार करती हैं भाभी मुझे। कभी भाभी ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। लेकिन यहाँ ससुराल में आकर क्या मिला मुझे? न घर, न किसी का स्नेह और न ही आज़ादी का एक लम्हा। हाँ, अगर सोने चांदी के ढेर को स्नेह कहते हैं तो वह यहाँ बहुत है। लेकिन क्या इन बेजार चीज़ों से मन का सुख पाया जा सकता है? और अगर इसमें भी हाँ, तो मैं बहुत सुखी हूँ। सोने के पिंजरे में पंछी की तरह पंख फैलाकर अपनी बेबसी पर आंसू बहाने से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। पति नाम का जीव जो मुझे ब्याह कर लाया, उसके दर्शन आधी रात के बाद होते हैं तो दूसरों को मैं क्या कहूँ? पता नहीं किस बुरी घड़ी में मेरे पति महेंद्र की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर लाया। महेंद्र का रिश्ता जब पापा के पास आया था तो सब यह जानकर हतप्रभ रह गए थे। इतने बड़े जमींदार के घर की बहू बनना बहुत भाग्य की बात है। पता नहीं सहेलियों के साथ खेतों में कुलाचे भरते कब महेंद्र ने मुझे देखा और मैं उनकी आंखों में बस गई। तुरंत फुरंत महेंद्र के घर से रिश्ता आया मेरे लिए और पापा ने भी हाँ करने में एक पल नहीं गंवाया। बड़े धूम धड़ाके से मेरी शादी संपन्न हुई और मैं जमींदार घराने की बहू बन गई। जिस धूमधाम से मेरी शादी हुई उसे देखकर मैं अपनी किस्मत पर नाज करती रही। महेंद्र को देखकर तो मेरे अरमानों को पंख लग गए। जितना सुंदर और ऊंचे कद का महेंद्र है उससे तो मेरी सखियां भी ईर्ष्या करने लगीं। ससुराल की देहरी तक पहुंची तो दोनों और कतार में खड़े दास दासियों के सिर हमारी अगवानी में झुक गए। उन्हें सिर झुकाए देखकर मुझे एहसास होने लगा कि मानो मैं कहीं की महारानी हूँ। सासू माँ ने आरती उतारकर मुझे सीने से लगा लिया। मुझे लगा मुझे मेरी माँ मिल गई। सुहाग सेज पर तक पहुँचने से पहले कई रस्में हुई। मुंह दिखाई में मेरी झोली में सुंदर सुंदर सोने के गहनों का ढेर लग गया। तमाम तरह की रस्मों के बाद मुझे सुहाग सेज पर बैठा दिया गया। कमरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरा बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सजाया गया था। चारों ओर फूलों की महक मदहोश किए दे रही थी। मेरी जेठानी मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। एकांत पाते ही मैंने कमरा बंद किया और घूंघट हटाकर आराम से सहज होने की कोशिश करने लगी। दिन भर के क्रियाकलापों से ढककर मैं थोड़ा आराम करना चाह रही थी। थकान से कब मुझे नींद ने घेर लिया पता ही नहीं चला। दरवाजे की कुंडी खड़की तब मेरी नींद खुली। घड़ी रात के 3:30 बजा रही थी। ओह, कितनी देर से मैं सो गई। सोचते हुए सिर पर पल्लू लेकर दरवाज़ा खोला। शराब का भभका मेरे नथुनों से टकराया तो मैंने घबराकर आगंतुक को देखा। सामने लाल आंखें लिए महेंद्र खड़े थे। मैं हतप्रभ महेंद्र का यह रूप देखती रह गई। अंदर आकर महेंद्र ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझसे बोले, सॉरी, शादी की खुशी में दोस्तों ने मुझे पिला दी, बुरा मत मानना। नशे में होने के बावजूद महेंद्र ने एक अच्छे इंसान का परिचय दिया। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन यह एक दिन की बात नहीं थी। हवेली में मुजरे होते और महेंद्र अक्सर देर रात को ही कमरे में आते। हाँ, महेंद्र मुझे दिलो जान से प्यार करते, लेकिन उसके बदले मुझे कितनी तपस्या करनी पड़ती यह बात उन्हें समझ में नहीं आती। मैं शिकायत करती तो वह कहते, यह तो हमारी परंपरा है। जमींदारों के यहाँ मुजरे नहीं हो तो लोग क्या कहेंगे। अरे छोटी, कहाँ हो भाई? आओ, सुनार जी आए हैं। यह आवाज़ सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई। मेरी जेठानी मुझे बुला रही थी। मेरा जाने को मन नहीं था, लेकिन मना भी तो नहीं कर सकती थी। बाहर बिरादरी में सुनार जी कांटा बाटा लिए बैठे थे। भाभी ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ छोटी? क्या तुम रो रही थी जो तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं? क्या तुम्हें मायके की याद आ रही है? मैंने कहा, नहीं भाभी साहब, वैसे ही नींद लग गई थी इसलिए। छोटी, तुझे कुछ गहने बनवाने हो तो बनवा ले। देख, मैं तो यह सतलरा हार तुड़वाकर दूसरा बनवा रही हूँ। पर भाभी साहब, यह तो बहुत सुंदर और नया भी है, आप इसे क्यों तुड़वा रही हैं? अरे छोटी, इसे मैंने अपने भाई की शादी में पहन लिया और तुम्हारी शादी में भी पहना है। बस, अब यह पुराना हो गया है। मैं तो अब नया ही बनवाऊंगी। मैं क्या कहती, चुप रहना ही ठीक समझा। भाभी साहब ने कहा, तू भी कुछ न कुछ बनवा ही ले। अगर कुछ तुड़वाना नहीं चाहती तो माँ जी से सोना लेकर बनवा ले। यहाँ सोने की कोई कमी नहीं है।
मैं सोचने लगी कि वह तो मैं देख ही रही हूँ। तभी तो हमारे लिए यहाँ सोने के पिंजरे बनवाए गए हैं। इस चार दीवारी में कैद हम गहने तुड़वाएं और गहने बनवाएं, बस इन्हीं गहनों से दिल बहलाएं। सुनार जी चले गए तो मैंने पूछा, भाभी साहब, आप 7 बरस से यहाँ रह रही हैं, जेठ साहब भी आधी रात से पहले घर में नहीं आते, फिर आप किस तरह अपने को बहला लेती हैं? मेरा तो 4 महीने में ही दम घुटने लगा। यहाँ करने को क्या है, लगता है जैसे कैद खाने में बंद हूँ। उन्होंने कहा, देख छोटी, इन जमींदारों की यही रीत है, मेरे मायके में भी यही सब कुछ होता है। हम कुछ बोले भी तो यहाँ मर्द यही कहेंगे कि मर्दों की दुनिया में तुम लोग दखल मत दो, तुम्हारा काम है सच धस कर रहना और सुनार को बुलवाओ और गहने तुड़वाओ तथा बनवाओ। मैं आंखें फाड़े भाभी साहब को देखती रह गई। कितनी सहजता से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया, कितनी आसानी से इस जिंदगी से समझौता कर लिया। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो पढ़ लिख कर सारी शिक्षा बाहर में झोंक दी। मैं कहाँ से रास्ता खोजूं अपनी आज़ादी का? कमरे में आते ही फिर मेरी रुलाई फूट पड़ी। हाय, मैं कहाँ फंस गई? मेरे पापा ने यह क्यों नहीं सोचा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती? क्यों भूल गए कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, उसकी छाती में भी दिल धड़कता है? क्या महज पैसे वालों के सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं? क्यों भूल गए कि उनकी बेटी के भी कुछ अरमान हैं? पापा यह क्यों भूल गए कि पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वह सोने का हो या लोहे का? आधी रात को महेंद्र आए तो मैं जाग रही थी। मैं महेंद्र से कुछ सवाल करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत थके हुए लग रहे थे। बिस्तर पर लेटते ही खर्राटे भरने लगे। मैं मन मारकर रह गई। सोचने लगी, कभी महेंद्र मुझे वक्त दे तो मैं इस पिंजरे से आज़ाद होने की भूमिका बनाऊं, लेकिन यह मुजरा और मुजरे वालियों का वक्त दे तब न। वैसे महेंद्र से मुझे और कोई शिकायत नहीं थी। वह मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं, बस अपनी खानदानी परंपराओं में बंधे हुए मुझे वक्त ही नहीं दे पाते। मैंने 1-2 बार तभी जवान में उन्हें मुजरे में जाने से रोकने की भी कोशिश की तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे जोरू का गुलाम कहलवाना चाहती हो? घर के सभी मर्द देर रात तक मुजरे में बैठे रहते हैं, तो भला मैं अकेला कैसे उठ सकता हूँ वहाँ से? तुम मेरी मजबूरी समझती क्यों नहीं? दिन ब दिन मैं भीतर ही भीतर घुटती रही। भाभी सा और सासू माँ को इसी हाल में खुश देखकर मैंने भी जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। यह दोष किसका है? पता नहीं, मेरा या मेरे पापा का, या फिर मेरे इस सौंदर्य का जिसकी वजह से मैं कैद कर ली गई। सुबह में मतलब ससुर जी नाराज हो गए। जो मर्द दूसरी औरतों के अश्लील नाच गाने पर पीछे जाते हैं, पैसा लुटाते हैं, उन्हें घर की बहू बालकनी में खड़ी होकर बाल भी सुखा ले तो गुस्सा क्यों आता है? यह दोगली नीति जमींदारों के खानदान की रीत ही है। नाचने वालियां भी तो औरतें ही हैं। क्या उनमें कभी अपनी माँ बहन का चेहरा उन्हें नजर नहीं आता? शादी को 8 महीने हो गए, लेकिन एक दिन भी आज़ादी की सांस नहीं ली मैंने। खूब खाना पीना और सुंदर कपड़े गहने पहनना ही हमारी नियति थी। हम अपने लिए नहीं, इस खानदान की परंपराओं के लिए जी रही थी, और इस हवेली के मर्दों के लिए ही हमारी सांसें चल रही थीं। सासू माँ और भाभी सा बिना किसी प्रतिकार के सहजता से रह रहे थे। पता नहीं उनके दिल में इस परंपरा के खिलाफ बगावत करने का विचार क्यों नहीं आता। दोनों ही मुझे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं रम रहा था। मुझे तो कुछ कर दिखाने की ललक थी। आसमान में पंख फैलाकर उड़ने का अरमान था। मेरी तकदीर ही कहिए कि इतने दिनों बाद महेंद्र से लंबी मुलाकात का अवसर मिला। हुआ यूं कि सासू माँ, ससुर, जेठ और भाभी सा किसी रिश्तेदारी में शादी के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। महेंद्र के जिम्मे वहाँ की जमींदारी का काम छोड़ गए थे। मुझे सासू माँ साथ ले जाना चाहती थीं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अतः मुझे घर पर ही छोड़ गए। मैं बड़ी बेसब्री से महेंद्र का इंतजार कर रही थी। महेंद्र बाहर बैठक में किसी से लेन देन कर रहे थे। मैं बेचैनी से बैठक के दरवाजे पर चक्कर काट रही थी। जब महेंद्र नहीं आए तो मुझसे और सब्र नहीं हो पाया और मैं बैठक में चली गई। वहाँ बैठे लोगों ने सिर झुकाकर मेरा अभिवादन किया। एक बार फिर खुद के खास होने का एहसास मुझ पर हावी होने लगा, लेकिन महेंद्र ने इतना वक्त ही नहीं दिया। बोले, तुम यहाँ बैठक में क्यों आई हो? अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं अपमानित सी लौट आई। महेंद्र भी तो इसी खानदान का खून है, भला वह कैसे बीवी को खुलेआम दूसरों के सामने आने देगा? मैं बेचैनी से पूरे घर में चहलकदमी करने लगी। महेंद्र का इंतजार मुझे हर पल बरसों सा लग रहा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। आखिर महेंद्र घंटे भर बाद अंदर आए और मैं उन्हें लगभग धकेलती हुई अपने कमरे में ले गई। घर में मौजूद दास दासियों ने आश्चर्य से मुझे देखा और गर्दन झुका ली। इस वक्त उनकी झुकी हुई गर्दनें मुझे गर्व का एहसास नहीं करा पाईं। महेंद्र ने कहा, यह क्या पागलपन है निशी? मैं कहीं भागा थोड़े ही जा रहा था। महेंद्र, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम कुछ वक्त मुझे दो।
तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। महेंद्र आराम से पलंग पर बैठ गए। महेंद्र, बुरा मत मानना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो। महेंद्र चौंक उठे। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? पहले दिन तुम्हें जब मैंने खेतों में दौड़ते देखा तो मेरा दिल धड़क उठा और मैं उसी क्षण फैसला कर लिया था कि तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाऊंगा। मैंने कहा, वह तो ठीक है महेंद्र, मुझे तुम्हारे प्यार से इनकार नहीं है, लेकिन जरा सोचो कि एक आज़ाद पंछी को तुम सोने के पिंजरे में कैद कर लोगे तो क्या वह खुश रह सकता है? क्या तुम चाहते हो कि मेरी शिक्षा इस पिंजरे की भेंट चढ़ जाए, या फिर मैं घुट घुट कर इस कैद में जान दे दूं? न मुझे सोना चांदी चाहिए, न धन दौलत। मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए, जिसे मैं अपने तरीके से जी सकूं। महेंद्र चुप। क्या कहें क्या ना कहें। लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, अच्छा निशी, मुझे सोचने के लिए वक्त दो। महेंद्र ने बहुत सोचा और एक तरकीब निकाली। ऐसा करो निशी, तुम जितना धन ले जा सकती हो अपने सूटकेस में भर लो और अपनी पैकिंग कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और कभी लेने नहीं आऊँगा। तलाक की बात पर घर में बवाल मच जाएगा। तुम इन जमींदारों को नहीं जानती हो, खून खराब हो जाएगा। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। बेकार में खून खराबे से क्या फ़ायदा? मायके के बहाने तुम यहाँ से निकल जाओगी। बाद में जो होगा मैं संभाल लूँगा। दोबारा शादी भी नहीं करूँगा। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। वहाँ तुम आज़ाद हो। इतना पैसा साथ ले जाना कि तुम्हें आर्थिक परेशानी से न गुजरना पड़े। मेरी दुआ है, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। अब परीक्षा की घड़ी मेरी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ। महेंद्र के प्यार में रत्ती भर भी खोट नहीं, लेकिन मेरे सपने, मेरे अरमानों का क्या होगा? सोचा था पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई पूरी होते ही पाँव में बेड़ियाँ पड़ गई। लेकिन महेंद्र का क्या होगा? कब तक वह घर वालों को भरमा पाएंगे और उनकी ज़िंदगी बेवजह ही नर्क बन जाएगी। क्या मुझे लेकर महेंद्र के कुछ सपने नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं महेंद्र को छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह नर्क भी नहीं बना सकती। बहुत सोचने के बाद मैंने यह निर्णय लिया कि हाँ, महेंद्र सही कह रहे हैं। मैं वापस अपने मायके जाऊंगी। और इसी दौर में जब घर के लोग बाहर गए थे तब महेंद्र ने बहाने से मुझे मायके पहुंचा दिया। सासू माँ के पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मायके में रहकर मैंने आगे की पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों के बाद महेंद्र को मेरे प्यार की कमी महसूस हुई और उन्होंने भी अपने बाप से कहकर हमेशा के लिए मेरे साथ शहर में आ गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।